नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। जेआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 10, जिसका नाम है इंडेमनिटीज़। तो इंडेमनिटीज़ को साथियों हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाई हिम by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। तो इसमें जो एक पर्सन है, मिस्टर ए मान लीजिए, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि आपको अगर कोई नुकसान होगा जो मेरे किसी कंडक्ट के द्वारा या फिर कोई थर्ड पर्सन मिस्टर सी डी कोई किसी और पर्सन के कंडक्ट के द्वारा कोई नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूँगा। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए मिस्टर बी से करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहा जाएगा। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, एक और एग्जांपल है कि मिस्टर ए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मिस्टर बी से कि कोई 200 रुपये का, मान लीजिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेन देन है, उसमें 200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कहा गया है कि अगर इतने अमाउंट तक का अगर नुकसान बी को होगा ए की वजह से या मिस्टर सी कोई थर्ड पर्सन है उसकी वजह से, तो उसके नुकसान की भरपाई जो है मिस्टर ए करेंगे। और यहाँ पे जो है जो क्षतिपूर्ति का वादा करता है कि मैं उसका नुकसान की भरपाई करूँगा, तो जो ऐसा कहता है वो इंडेमनीफायर होता है। और जिसकी नुकसान की भरपाई होनी है, जो उसका पर्सन बी है जो, वो इंडेमनिटी फाइड हो जाएगा या फिर इंडेमनिटी होल्डर उसे कहते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के केस में भी होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्या कहती है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने फायर इंश्योरेंस लिया, उसकी किस्तें जमा की, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडेमनिटी इशू करती है। वो कहती है कि अगर आपका फायर से नुकसान होगा और पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 10 लाख तक का अगर इंश्योरेंस है, तो 10 लाख तक की जो भरपाई है वो हम करेंगे। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडेमनिटी फायर हो जाती है और जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस होल्डर, पॉलिसी होल्डर जो है, वो इंडेमनिटी फाइड हो जाता है। अब इंडेमनिटी और गारंटी साथियों मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि इसमें इंडेमनिटी जो है वो क्षतिपूर्ति इसे कहते हैं और इसमें सीधे लॉस जो हुआ है उसकी भरपाई जो करना है वो उसकी बात होती है। जबकि गारंटी में जो क्रेडिटर है उसकी सिक्योरिटी दी जाती है, एक तरह से थर्ड पर्सन कोई सिक्योरिटी ले लेता है कि अगर ये पर्सन फेल करता है तो उसके बदले में, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको प्रोवाइड जो वो हैं डेब्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करूँगा या उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मैं मीट करूँगा, तो वो गारंटी होती है। अब इंडेमनिटी 124 जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहाँ पे डिफाइन की गई है, जबकि गारंटी 126 सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है। इंडेमनिटी में साथियों दो ही पार्टी होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी फाइड। और गारंटी के केस में तीन पार्टी होती हैं, एक श्योरिटी होता है जो गारंटर जिसे कहते हैं, और दो जो पार्टीज होती हैं वो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर। तो डेप्टर और क्रेडिटर होते हैं, साथ में गारंटर या श्योरिटी जिसे हम कहते हैं वो तीसरी पार्टी होती है। और इंडेमनिटी के केस में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इसमें तीन पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन थ्री पार्टीज, थ्री कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन थ्री पार्टीज। और इंडेमनिटी के केस में प्राइमरी लायबिलिटी होती है, जो इंडेमनिटी फायर होता है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही कोई लॉस होगा, मान लीजिए आग लग गई, किसी पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस ले रखी है और उसके उस घर में या गोडाउन में आग लग गई, तो सीधी जो जिम्मेदारी है, पहली प्राइमरी लायबिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की बन जाएगी, उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। और गारंटी के केस में लायबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी होती है उस पर्सन की। सबसे पहले तो जो डेप्टर है वही उसकी जो लायबिलिटी है प्राइमरी है वो जमा करेगा, जो भी मीट करेगा अपनी लायबिलिटीज़। अगर इन केस अगर वो फेल होता है तब जो है गारंटर की बात आती है, तब उसकी लायबिलिटी बनेगी उसमें पैसे जमा करने की।
अब इंडेमनिटी होल्डर जो है उसकी राइट्स क्या क्या हैं, सेक्शन 125 में राइट्स दिए हुए हैं इंडेमनिटी होल्डर के। द promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor। तो क्या क्या चीज़ें, अगर वो पर्सन जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं या स्कोप जो है उसके अनुसार अगर एक्ट करता है तो वो किन किन चीज़ों का हकदार हो जाता है, राइट्स उसके क्या होते हैं। ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। तो अगर कोई जो पर्सन है उसके ऊपर कोई सूट फाइल कर दिया जाता है या वो खुद किसी थर्ड पर्सन के ऊपर सूट फाइल करता है, और अगर वो जो इसके इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके परव्यू में आती हैं वो चीज़ें, तो उसका जो लॉस होंगे या जो खर्चे होंगे, वो डैमेज जो भी होगा वो उसको क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी फायर से। All cost which he may be compelled to pay in any such suit, if in bringing or defending it, he did not contravene the order of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promises authorizes him to bring or defend the suit। अब इसमें तीन बातें कही गई हैं साथियों। पहला तो ये है कि जो भी कॉस्ट जो उसकी मजबूरी में उसको पे करनी पड़ी किसी सूट में, किसी जो लीगल जो हियरिंग हुई उसके केस में जो उसकी कॉस्ट लगी, वो या तो उसे केस करने में या उसको डिफेंड करने में जो खर्चा आया वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर, प्रोवाइडेड कि वो कोई भी जो ऑर्डर्स थे प्रोमिसर के, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन दोनों के बीच, उसमें जो चीज़ें दी हुई थी उनसे कंट्रावीन ना करे, उनसे उनके अगेंस्ट में ना जाए। दूसरा, उसने एक्ट किया हो ऐसा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब भी वो काम करने ज़रूरी थे, मान लो उतना खर्चा तब भी होता ही, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडेमनिटी का ना होता तब भी उसको उसी तरह एक्ट करना था, तो उसने प्रूडेंटली एक्ट किया है। तीसरा है कि अगर ऐसा है और साथ में एक और कंडीशन है कि प्रोमिसर ने उसको ऑथराइज कर रखा है टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, या फिर प्रोमिसर उसको ऑथराइज कर देता है कि आप केस करो या केस डिफेंड करो, जो खर्चा होगा वो मैं पे करूँगा। तो इन कंडीशन में इंडेमनिटी होल्डर का राइट होता है कि वो अपना जो भी खर्चा आया है किसी सूट फाइल करने में या उसको डिफेंड करने में, वो खर्चा इंडेमनिटी फायर से क्लेम करे। ऑल सम्स विच ही मे हैव paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit। अब पहले में तो हमने बात करी थी किसी जो सूट कोई फाइल हुआ है उसको करता है या डिफेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए उसमें कोई कंप्रोमाइज़ होता है, कोई सूट फाइल हुआ और उसके बाद में उसमें कोई कंप्रोमाइज़ होता है, तो कंप्रोमाइज़ में अगर कोई अमाउंट जो है वो इंडेमनिटी होल्डर को देना पड़ता है किसी पर्सन को, तो उस केस में जो देना पड़ता है और उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं उसकी, जो प्रोमिसर का ऑर्डर था उसको कोई वायलेट नहीं किया है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उन्हीं के अकॉर्डिंग उसने काम किया है, तो ऐसे केस में भी, और प्रूडेंटली काम किया है, तो ऐसे केस में भी जो उसके पेमेंट जो करनी पड़ी है उसको कंप्रोमाइज़ में, वो पेमेंट भी वो इंडेमनिटी फायर से इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है। या फिर जो थर्ड कंडीशन है वो कि प्रोमिसर जो है या इंडेमनिटी फायर जो है उसने उसको ऑथराइज़ किया है कि आप कंप्रोमाइज़ करो, इस सूट में जो होगा जितना अमाउंट होगा वो मैं पे करूँगा। तो इन केसेस में इंडेमनिटी होल्डर जो है उसके पास राइट है, वो अपना जो भी उसके एक्सपेंडिचर हुए हैं वो क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आर सब्जेक्ट टू his acting within scope of his authority, he does not contravene the specific direction of promisor। तो राइट्स जो हैं जो इंडेमनिटी होल्डर के, वो सब्जेक्टेड हैं कि दो कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी है तभी उसके राइट्स जो हैं उसको मिलेंगे। पहला तो ये है कि उसकी जो वो एक्ट जो कर रहा है वो हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी में, स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी में ही एक्ट कर रहा है। दूसरा ये है कि जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं जो प्रोमिसर के, इंडेमनिटी फायर के, उसको वो कंट्रावीन नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। अगर इंडेमनिटी होल्डर दोनों ही कंडीशन को वायलेट नहीं करता है, इनको फॉलो करता है, तो वो इंडेमनिटी फाइड रहता है कितने एक्सटेंड तक, जितना उसको डैमेज हुआ है, जितना उसने डैमेज या फिर कंप्रोमाइज़ में जो डैमेज उसने दिया है उतने अमाउंट तक वो इंडेमनिटी फाइड रहता है, या फिर जो कॉस्ट उसने
स्पेंड की है कोई सूट फाइल करने में या उसको डिफेंड करने में, वो भी इंडेमनिफाइड रहती है। एनी अमाउंट पेड बाय हिम pursuant to a compromise in a suit provided compromise was not contrary to any of the order of the indemnifier or compromise was such that it was not an act of prudence in absence of a contract of indemnity। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं साथियों। कोई अगर तीन चीज़ें हैं, अगर वो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने जो दो कंडीशंस जो दी हुई थी अगर वो फुलफ़िल की हुई हैं तो वो इंडेमनिटीफाइड रहता है, वो अपना क्लेम करेगा, उसको मिलेगा। कौन कौन से क्लेम मिलेंगे उसको? डैमेज जो उसने पे किया है, दूसरा जो सूट फाइल करने में और डिफेंड करने में जो खर्चा हुआ है उसका कॉस्ट जो आई है वो उसको मिलेगा। तीसरा, अगर उसने कोई कंप्रोमाइज़ किया है तो कंप्रोमाइज़ करने में उसका जो खर्चा आया है, जो पैसे उसको देने पड़े हैं, वो भी उसे मिलेंगे, प्रोवाइडेड उसने जो कंडीशंस थी वो उनके अकॉर्डिंग ही काम किया है, जो प्रोमिसर की जो ऑर्डर्स थे, स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे, उनको वायलेट नहीं किया है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं साथियों। बैंक खुद भी इंडेमनिटी ऑब्टेन करता है कई केसेस में, जैसे कि डुप्लीकेट जब वो बनाने होते हैं, डुप्लीकेट डीडी बनाना होता है। कभी कोई पर्सन आता है कि मेरा डीडी खो गया है, मुझे डुप्लीकेट डीडी इशू कर दीजिए। उस केस में बैंक जो है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है उस पर्सन से कि अगर भाई हम डीडी बना तो रहे हैं आपको दूसरा, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है या डबल वो क्लेम किया जाता है, कोई दूसरा पर्सन भी लेके पहुंच जाता है ओरिजिनल, तो उस केस में जो है जो नुकसान अगर बैंक को कोई हुआ, किसी तरह का कोई डैमेज कॉज हुआ, उसकी जिम्मेदारी भरपाई जो है वो आपको करनी होगी। तो इंडेमनिटी बैंक साइन कराता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो डुप्लीकेट जो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जारी करता है उस केस में, डीडी हुआ या ट्रेवलर्स चेक हुआ, एफडीआर अगर डुप्लीकेट जारी करता है या पे ऑर्डर्स, तो इन सभी के केस में बैंक भी इंडेमनिटी ऑब्टेन करता है। इंश्योरेंस कंपनी का हमने एग्जाम्पल देखा ही, वो भी इंडेमनिटी का ही एग्जाम्पल है। उसमें इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि अगर हम पर्टिकुलर जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसमें दी हुई हैं पॉलिसी के अंडर, अगर उनको फुलफ़िल किया जाता है तो जो भी नुकसान, क्षतिपूर्ति जो भी होगी, क्षति जो भी होगी पर्सन को, पॉलिसी होल्डर को, उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ये साथियों क्षतिपूर्ति जो है इंडेमनिटी में इतना ही था। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो साथियों इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई स्पेसिफिक आपकी अगर कोई कमेंट है, फीडबैक है, कोई रिक्वेस्ट है, वो आप बता सकते, सजेशन है वो आप दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने बैंकर साथी जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।